फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल टीचिंग एग्जाम ओवरलोड। आज का सेशन सीटेट पेपर 2 तथा बिहार शिक्षक बहाली के अंतर्गत एनसीईआरटी ज्योग्राफी की नेक्स्ट क्लास है। आज हम एनसीईआरटी क्लास 7 के चैप्टर नंबर 5 को पढ़ेंगे। तो चैप्टर नंबर 5 है जल। इसमें प्रथम बिंदु बनता है थलसाला क्या है। तो यह छोटे घर के पौधे रखने की कृत्रिम अहाता होता है। थलसाला क्या होता है? यह कृत्रिम अहाता होता है जो छोटे पौधे को रखने के लिए बनाया जाता है। इसमें अगला बिंदु बनता है कि लवणता क्या है। इसमें अगला बिंदु बनता है लवणता क्या है। तो लवणता 1000 ग्राम जल में मौजूद नमक की मात्रा होती है। तो लवणता 1000 ग्राम जल में मौजूद नमक की मात्रा होती है तथा महासागर की औसत लवणता 35 भाग प्रति 1000 ग्राम होती है। अगर प्रश्न पूछा जाएगा कि महासागर की लवणता कितनी होती है, तो 35 भाग प्रति 1000 ग्राम। अगला बिंदु है जल का वितरण। पृथ्वी की सतह का 3/4 भाग जल से ढका हुआ है। यह पेपर में बन चुका है प्रश्न कि पृथ्वी की सतह का कितना भाग जल से ढका हुआ है। तो पृथ्वी की सतह का 3/4 भाग जल से ढका हुआ है, जिसमें महासागर में जल की मात्रा 97.3% है तथा बर्फ छत्रक जो है वो 2.0% तक है तथा भूमिगत जल 0.68 तक है। इसमें यही तीन वितरण ज़्यादा महत्वपूर्ण है। महासागर में 97.3% जल, बर्फ छत्रक में 2% जल है तथा भूमिगत जल में 0.6% जल है। अगला बिंदु बनता है कि क्या आप जानते हैं इजराइल के मृत सागर में 340 ग्राम प्रति लीटर लवणता है। तो इजराइल के मृत सागर में लवणता कितने ग्राम प्रति लीटर है? तो 340 ग्राम प्रति लीटर। तथा इसी कारणवश तैराकी इसमें डूबते नहीं हैं तथा फ्लोट करते लगते हैं, अर्थात प्लव करते रहते हैं, क्योंकि नमक की अधिकता के कारण यह अति सघन बन जाती है। अगला बिंदु है कि अगर आप 2 लीटर जल लेंगे तो मान लें यह पृथ्वी की सतह का पूरा जल है तथा इसी जल में से 12 चम्मच जल माप के दूसरे कटोरी में रख दें। तो जो बर्तन में 12 चम्मच जल रखा गया यह अलवणीय जल है, पीने योग्य जल है तथा 2 लीटर जल लवणीय जल है। तो यह प्रश्न पूछा जा सकता है कि 2 लीटर जल में अगर हम मान लें कि 2 लीटर जल पूरे भारत में पूरे पृथ्वी पर है तो इसमें से पीने योग्य कितना जल होगा? तो वह 12 चम्मच जल होगा। अगला बिंदु है कि विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है, जिसमें जल संरक्षण की विभिन्न विधियों को बताया जाता है। तो विश्व जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। अगला बिंदु, क्या आप जानते हैं जब समुद्री सतह पर पवन बहती है तब तरंगे उत्पन्न होती हैं। तो तरंगे कैसे उत्पन्न होती हैं? जब समुद्री सतह पर पवनें बहती हैं, जितनी तेज़ पवन होती है तरंगे उतनी ही तेज ऊपर उठती हैं। अगला बिंदु, सुनामी जापानी भाषा का एक शब्द है जिसका अर्थ है पोताश्रय तरंग, क्योंकि सुनामी आने पर पोताश्रय नष्ट हो जाते हैं। तो सुनामी, यह प्रश्न पूछा जा चुका है कि सुनामी किस भाषा का शब्द है। तो सुनामी जापानी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है पोताश्रय तरंग। अगला बिंदु है भूकंप, ज्वालामुखी उद्गार या जल के नीचे भूस्खलन के कारण महासागरीय जल अत्यधिक विस्थापित होता है। तो भूकंप, ज्वालामुखी या अन्य जल के नीचे भूस्खलन आदि के कारण महासागरीय जल अत्यधिक विस्थापित हो जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप 15 मीटर तक की ऊंचाई वाले विशाल ज्वारीय तरंग उठ सकते हैं, जिस कारणवश 15 मीटर से ज़्यादा भी ऊंचाई वाले विशाल ज्वारीय तरंगे उठ सकते हैं, जिसे सुनामी कहते हैं। तो सुनामी किसे कहते हैं? विभिन्न ज्वालामुखी, भूकंप तथा आदि के कारण जो तरंगे ऊपर उठती हैं, ज्वारीय तरंगे, उन्हें सुनामी कहते हैं। अब तक का सबसे विशाल सुनामी 150 मीटर मापा गया है। तो अब तक का सबसे विशाल सुनामी कितने मीटर का मापा गया है? वह 150 मीटर का। ये तरंगे 700 किलोमीटर प्रति घंटे से अधिक की गति से चलती हैं। तो सुनामी की जो तरंगे होती हैं वो 700 किलोमीटर प्रति घंटे से अधिक की गति से चलती हैं तथा 2004 के सुनामी से भारत के तटीय क्षेत्रों में अत्यधिक विनाश हुआ था। सुनामी के बाद अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में इंदिरा पॉइंट डूब गया था। अगला बिंदु बनता है कि 26 दिसंबर 2004 को हिंद महासागर में सुनामी तरंगे अथवा पोताश्रय तरंगों के कारण अत्यधिक विनाश हुआ था। तो इसमें यह प्रश्न बनेगा हिंद महासागर में सुनामी कब आई थी? तो वह 26 दिसंबर 2004 को आई थी। ये तरंग उस भूकंप का परिणाम थी जिसकी अधिकांश सुमात्रा का पश्चिमी सीमा पर था। तो यह भी प्रश्न बन चुका है कि जो 26 दिसंबर 2004 को हिंद महासागर पर सुनामी आई थी उसका कारण क्या था? तो वह उस भूकंप के कारण था जिसका अधिकांश सुमात्रा का पश्चिमी सीमा पर था तथा इस भूकंप का रिक्टर स्केल पैमाने पर 9 मापी गई थी, अर्थात अति शक्तिशाली भूकंप था जिसका रिक्टर स्केल पे मापन 9.0 था। भारतीय प्लेट वर्मा प्लेट के नीचे धंस गई थी। यह भूकंप इस वजह से आया था क्योंकि भारतीय प्लेट वर्मा प्लेट के नीचे धंस गई थी और समुद्र तल में अकस्मात गति उत्पन्न हो गई थी। इस कारण यह भूकंप आया था। यद्यपि पहले से भूकंप का अनुमान लगाना संभव नहीं है। जैसा कि हम जानते हैं कि किसी भी प्राकृतिक घटनाओं का पहले से अनुमान लगाना संभव नहीं है, ठीक उसी प्रकार भूकंप का अनुमान लगाना भी संभव नहीं है। फिर भी बड़ी सुनामी के संकेत 3 घंटे पहले मिल सकते हैं। यह प्रश्न पेपर में आ चुका है कि सुनामी के संकेत लगभग कितने घंटे पहले मिल सकते हैं? तो वह 3 घंटे पहले मिल सकते हैं। प्रशांत महासागर में प्राथमिक चेतावनी की ऐसी प्रणाली क्रियाशील है। प्रशांत महासागर में ऐसा पता करने के लिए पहले से ही प्रणाली क्रियाशील है, किंतु हिंद महासागर में ये सुविधाएँ नहीं हैं। प्रशांत महासागर की तुलना में हिंद महासागर में सुनामी कभी कभी आती है क्योंकि भूकंपीय घटनाएं यहाँ बहुत कम होती हैं। तो यह इंपॉर्टेंट बिंदु है कि प्रशांत महासागर में हिंद महासागर की तुलना में कभी कभी सुनामी आती है क्योंकि यहाँ भूकंपीय क्रियाएं बहुत कम होती हैं। अगला बिंदु बनता है ज्वार भाटा क्या है।
दिन में 2 बार नियम से महासागरीय जल का उठना एवं गिरना ज्वार भाटा है। तो ज्वार भाटा क्या है? दिन में 2 बार नियम से महासागरीय जल का उठना एवं गिरना ज्वार भाटा है। जब सर्वाधिक ऊंचाई तक उठकर जल तट के बड़े हिस्से को डुबो देता है तब उसे ज्वार कहते हैं। तो जब जल की तरंगे विभिन्न तट के बड़े हिस्से को डुबो देती हैं तो उसे ज्वार कहते हैं, तथा जब जल अपने निम्नतम स्तर पर चला जाता है तो उसे भाटा कहते हैं। सूर्य और चंद्रमा के शक्तिशाली गुरुत्वाकर्षण बल के कारण पृथ्वी की सतह पर ज्वार भाटे आती है। यह प्रश्न अगर बनेगा कि ज्वार भाटा का कारण क्या है, तो वह है सूर्य एवं चंद्रमा के शक्तिशाली गुरुत्वाकर्षण के कारण ही ज्वार भाटा आता है। यह प्रश्न भी बन चुका है कि बृहद ज्वार कब आता है। तो पूर्णिमा एवं अमावस्या को के दिनों में सूर्य, चंद्रमा एवं पृथ्वी तीनों एक सीध में होते हैं। तो पूर्णिमा एवं अमावस्या पे जैसा कि हम जानते हैं कि सूर्य, चंद्रमा तथा पृथ्वी तीनों एक सीध होते हैं, एक सीध पर होते हैं। इस समय सबसे ऊंचे ज्वार उठते हैं तथा इस ज्वार को भी बृहद ज्वार कहते हैं। लेकिन जब चांद अपने प्रथम एवं अंतिम चतुर्थांश में होता है तो चांद एवं सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल विपरीत दिशा में लगता है तथा इस वजह से यह निम्न ज्वार आता है, जिसे निम्न ज्वार भाटा या लघु ज्वार भाटा कहते हैं। तो पूर्णिमा एवं अमावस्या पे बृहद ज्वार भाटा तथा चंद्रमा के प्रथम एवं अंतिम चतुर्थांश में बहुत निम्न या लघु ज्वार भाटा आता है। उच्च ज्वार नौ संचालन में सहायक होता है। ये जल स्तर के तट की ऊंचाई तक पहुंचाते हैं। तो यह प्रश्न बन चुका है कि कौन सा ज्वार नौ संचालन में सहायक होता है, तो वह है उच्च ज्वार। ये जहाज के बंदरगाह तक पहुंचाने में सहायक होते हैं। उच्च ज्वार जहाज को बंदरगाह तक पहुंचाने में सहायक होते हैं। उच्च ज्वार मछली पकड़ने में भी मदद करता है। तो उच्च ज्वार नौ संचालन में भी मदद करता है तथा मछली पकड़ने में भी मदद करता है। यह इंपॉर्टेंट बिंदु है। उच्च ज्वार के दौरान अनेक मछलियाँ तट के निकट आ जाती हैं। इसके फलस्वरूप मछुआरे बिना कठिनाई के मछलियाँ पकड़ सकते हैं। कुछ स्थानों पर ज्वार भाटा में होने वाले जल के उतार चढ़ाव का उपयोग विद्युत उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। तो इसमें महत्वपूर्ण बिंदु क्या क्या है उच्च ज्वार में, कि यह नौ संचालन में सहायक होता है तथा ये जहाज को बंदरगाह तक पहुंचने में मदद करता है तथा यह मछली पकड़ने में भी सहायक होता है तथा विद्युत उत्पन्न करने में भी इसका उपयोग किया जाता है। अगला बिंदु है महासागरीय धाराएँ। महासागरीय धाराएँ निश्चित दिशा में महासागरीय सतह पर नियमित रूप से बहने वाली जल की धाराएं होती हैं। तो निश्चित दिशा में महासागरीय सतह पर नियमित रूप से बहने वाली धाराएं को महासागरीय धाराएं कहते हैं। यह गर्म एवं ठंडी हो सकती हैं। सामान्यतः गर्म महासागरीय धाराएं भूमध्य रेखा के निकट उत्पन्न होती हैं तथा ध्रुवों की ओर बहती हैं। यह प्रश्न अगर पूछा जाएगा कि गर्म महासागरीय धाराएं कहाँ से उत्पन्न होकर किस ओर बहती हैं, तो वह भूमध्य रेखा में उत्पन्न होकर ध्रुवों की ओर बहती हैं तथा ठीक इसी का उल्टा ठंडी धाराएं ध्रुवों से उत्पन्न होकर उष्णकटिबंधीय या निम्न अक्षांशों की ओर प्रभावित होती हैं। उदाहरण के लिए लेब्राडोर महासागरीय धाराएं शीत जल धाराएं। यह प्रश्न पूछा जा चुका है कि लेब्राडोर जलधारा किस प्रकार की जलधारा है, तो वह शीत जलधारा है तथा गल्फ स्ट्रीम गर्म जलधारा है। यह दोनों प्रश्न पूछा जा चुका है कि लेब्राडोर शीत जलधारा है तथा गल्फ स्ट्रीम गर्म जलधारा है। महासागरीय धाराएं किसी क्षेत्र के तापमान को प्रभावित करती हैं। तो महासागरीय धाराएं किसी क्षेत्र के तापमान को प्रभावित करती हैं। गर्म धाराओं से स्थलीय सतह का तापमान गर्म हो जाता है। गर्म धाराओं से स्थलीय सतह का तापमान गर्म हो जाता है। जिस स्थान पर गर्म एवं शीत जलधाराएं मिलती हैं वह स्थान विश्व भर में सर्वोत्तम मत्स्य क्षेत्र माना जाता है। यह इंपॉर्टेंट बिंदु है जो पेपर में पूछा जा चुका है कि जिस स्थान पर गर्म एवं शीत जलधाराएं मिलती हैं वह विश्व भर में सर्वोत्तम मत्स्य क्षेत्र माना जाता है, जैसे कि जापान का एवं उत्तर अमेरिका के पूर्वी तट। अगला बिंदु है जहां गर्म एवं ठंडी जलधाराएं मिलती हैं वहां कोहरे वाला मौसम बनता है। यह भी प्रश्न आ चुका है कि कोहरे वाला मौसम कहाँ बनता है, तो जहाँ गर्म एवं ठंडी जलधाराएं मिलती हैं। इसके फलस्वरूप नौ संचालन में बाधा उत्पन्न होती है। कोहरे से नौ संचालन में बाधा उत्पन्न होती है। तो यह चैप्टर यहीं तक। चलिए इसका क्विक रिकैप करते हैं। इसमें प्रथम बिंदु है कि थलसाला क्या है। तो थलसाला छोटे घर के पौधे रखने का कृत्रिम अहाता है। तथा दूसरा बिंदु जल का वितरण। जल महासागर में 97.3% पाया जाता है तथा बर्फ के रूप में 2% एवं भूमिगत जल 0.68 होता है। समुद्र में तरंगे पवन बहने से होती हैं। तथा अगला बिंदु है महासागर की औसत लवणता 35 भाग प्रति 1000 ग्राम होती है। तो यह प्रश्न अगर आएगा कि महासागर की औसत लवणता कितनी होती है, तो वह 35 ग्राम प्रति 1000 ग्राम होती है। अगला बिंदु है मृत सागर जो कि इजराइल में है, उसमें लवणता 340 ग्राम प्रति लीटर है। तो मृत सागर में लवणता 340 ग्राम प्रति लीटर है। तथा विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है, तो वह 22 मार्च को मनाया जाता है। सुनामी 15 मीटर तक की ऊंचाई वाली विशाल ज्वारीय तरंगें सुनामी कहलाती हैं। सबसे विशाल सुनामी 150 मीटर ऊंचाई थी तथा इसकी तरंगें 700 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलती हैं। 2004 में अंडमान व निकोबार में आया था, वह इंदिरा पॉइंट को डुबा दिया था। सुनामी अगला बिंदु सुनामी जापानी वर्ड से बना है जिसका अर्थ होता है पोताश्रय तरंग। 26 दिसंबर 2004 को हिंद महासागर में सुनामी आई थी जिसका अधिकेंद्र सुमात्रा द्वीप का पश्चिमी क्षेत्र था, जो 9.0 रिक्टर स्केल का भूकंप था। अगला पॉइंट है सुनामी के संकेत 3 घंटे पहले मिल सकते हैं। ज्वार भाटा दिन में 2 बार आता है, गुरुत्वाकर्षण के कारण यह आता है। तो ज्वार भाटा किस कारण आता है, तो वह सूर्य, चंद्रमा तथा पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण आता है। एवं पूर्णिमा व अमावस्या को उच्च ज्वार आते हैं तथा चांद जब पहले और लास्ट चतुर्थांश पे होता है तो निम्न ज्वार आते हैं। उच्च ज्वार मछली पकड़ने में सहायक होते हैं तथा नौ संचालन में भी सहायक होते हैं। अगला बिंदु है लेब्राडोर शीत जलधारा होती है जो मत्स्य पालन के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होती है तथा गल्फ स्ट्रीम गर्म जलधारा होती है। लास्ट बिंदु है जहाँ दोनों धाराएं गर्म तथा ठंडी जलधाराएं मिलती हैं वहाँ कोहरा बनता है जो मछली पकड़ने में
बहुत दुविधा उत्पन्न करता है। चलिए आज का सेशन यहीं तक, कल हम फिर किसी नए सेशन के साथ मिलेंगे। तब तक हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।